गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपने स्टडी को बेहतर कर रहे होंगे। आज हम लोग पिछले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्वसन के बारे में पढ़ लिया था। श्वसन के जितने भी अंग होते हैं, श्वसन तंत्र के या रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, उनके विषय में पढ़ लिया था। आज इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देखते हैं कि श्वसन की क्रियाविधि क्या होती है, यानी रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म क्या होती है। ये हमारा अगला पार्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि एग्जाम में बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। इसे ध्यान से पढ़िएगा, नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि एक भी फैक्ट छूटा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, श्वसन जो आपका होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और इंटरनल रेस्पिरेशन। मतलब बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन और आंतरिक श्वसन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को देखते हैं, बाह्य श्वसन को देखते हैं। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक ब्रीदिंग होती है और दूसरा गैसों का एक्सचेंज होता है, गैसों का विनिमय होता है। ठीक, आप देखिए आपकी जो ब्रीदिंग होती है, एक एक पार्ट को समझते चलिएगा। ब्रीदिंग जो होती है ये भी 2 तरह की होती है, 2 स्टेप होते हैं इसमें। कैसे? एक बार हम लोग सांस को अंदर लेते हैं और एक बार हम सांस को बाहर निकालते हैं। तो जब हम सांस को अंदर लेते हैं उसे इन रेस्पिरेशन कहते हैं, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं उसे एक्स रेस्पिरेशन कहते हैं। हिंदी में अगर कहें तो सांस को अंदर लेना यानी निःश्वसन और सांस को बाहर छोड़ना यानी निःश्वसन। ठीक है, यहां पे आपको कुछ खास बात याद रखनी है। कैसे? कौन सी खास बात याद रखनी है? आपको ये याद रखना है कि जब हम सांस को अंदर ले रहे हैं तो गैसों का कितना कितना रेशियो हमारे अंदर जा रहा है, और जब हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो उसमें जो एयर बाहर निकल रही है उसमें गैस का कितना रेशियो है, कौन सी गैस का कितना परसेंटेज है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो मैंने यहाँ पे जो ये GR लिखा है ये गैसियस रेशियो है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 3 मेजर गैसों को यहाँ पे हम ध्यान रखते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम गैस को अंदर लेते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, तो 79% नाइट्रोजन जाती है, 21% ऑक्सीजन जाती है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। उसके बाद जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, ब्रीदिंग में सेकेंड स्टेप जब हम एक्स रेस्पिरेशन करते हैं, तो यहां पे नाइट्रोजन का 79% ही रहता है क्योंकि बॉडी में नाइट्रोजन यूज नहीं होती है, बट ऑक्सीजन यूज हो जाती है। ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाता है, 17% हो जाता है। और आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में CO2 जनरेट होती है, तो यहां पे CO2 का परसेंटेज बढ़ जाता है और कितना हो जाता है? 4% हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे ये पहले भाग का जो ब्रीदिंग वाला पार्ट था ये हमने कवर कर लिया। ये जो फैक्ट हमने अभी दिए हैं इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि आखिर गैस कैसे अंदर या बाहर जाती है। जैसे CO2 कैसे बाहर निकली और O2 कैसे अंदर गया, ये हम समझते हैं। और ये हमारा दूसरा पार्ट होगा गैसियस एक्सचेंज का। तो हम यहां पे देखते हैं कि गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है, ये हमें यहां पे समझना है। ठीक है, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं गैसियस एक्सचेंज की। गैसियस एक्सचेंज में आपको ध्यान रखना है, 2 बातों का बेसिक ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि गैसों का जो एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है, वो एल्वियोलाई के थ्रू होता है। और एल्वियोलाई कहां प्रेजेंट होता है? लंग्स में प्रेजेंट होता है। ठीक, दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि यह विसरण प्रवणता के आधार पर होता है, यानी डिफ्यूजन ग्रेडियंट के आधार पे होता है। डिफ्यूजन ग्रेडियंट के आधार पे होता है। ठीक, आप देखिए मैं कुछ आपको पुराने चैप्टर्स में ले चलता हूं। परिसंचरण तंत्र जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो आपका हार्ट होता है, ये हार्ट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कहां पहुंचाता है? लंग्स के पास पहुंचाता है, और दोबारा क्या करता है? O2 वाले ब्लड को अपने तक लाता है। यानी ये यहां पे लंग्स हैं
और लंग्स में यहां से O2 पहुंचता है और यहां से CO2 लंग्स की तरफ जाती है। ठीक, तो हम लंग्स का एक स्मॉल यूनिट ले लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। ठीक, अब देखिए यहां पे एयर है जो आपने अंदर लिया है, ठीक, और ये CO2 वाली एयर है जो शरीर से बाहर निकल रही है। तो यहां पे देखिए अगर हम इसमें CO2 की बात करें तो ये 0.03% है क्योंकि ये बाहर से आ रही है, बट अगर हम बात करें यहां CO2 की तो कितना है, 4% है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यहां पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 21% है, ऑक्सीजन कितना है, 21% है, जबकि इस एयर में ऑक्सीजन कितनी है, 17% है केवल। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें विसरण की तो विसरण क्या कहलाता है, विसरण होता है किसी भी चीज का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, यानी अधिक से कम की तरफ जाना, वही विसरण कहलाता है। तो यहां पे देखिए विसरण प्रवणता CO2 की इधर ज्यादा है, इधर कम है, और O2 की इधर ज्यादा है, इधर कम है। तो सिंपल सा है, CO2 यहां से बाहर निकल जाएगी और O2 यहां से ब्लड में आ जाएगी। ठीक, तो सिंपल सी मैकेनिज्म होती है, यहां पे कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ऑक्सीजन जिधर ज्यादा है उधर से कम की तरफ चली जाएगी और CO2 जिधर ज्यादा है उधर से वो कम की तरफ चली जाएगी। ठीक, इसी तरह क्या हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इसे देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में आपके बुक्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है। आपको मैं 2 पॉइंट्स बताता हूं और इन 2 पॉइंट्स को याद रखिए, इन्हीं 2 पॉइंट्स में आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में अगर O2 का ट्रांसपोर्ट आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे O2 का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर कोई पूछे कि CO2 का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है तो आपको ध्यान रखना है कि CO2 का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के थ्रू होता है और वो भी बाई कार्बोनेट के रूप में। किसके रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में, और ये लगभग कितना होता है, 70% होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके थ्रू CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, बट ध्यान रखिएगा मैक्सिमम यानी 70% का CO2 का ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट के थ्रू होता है। तो 2 पॉइंट याद रखिए, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के थ्रू और CO2 का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के थ्रू होता है और बाइकार्बोनेट के थ्रू होता है। ठीक है, अब कई बार एग्जाम में 2 चीजों को कनेक्ट करके आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि निम्न में से किससे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, और उसमें 2 ऑप्शन दिया, कौन सा, ब्लड कार्पुसेल्स यानी रक्त कणिकाएं और दूसरा प्लाज्मा, दोनों से या दोनों से नहीं। ठीक है, तो आपको क्या चुनना है, ब्लड कार्पुसेल्स, रक्त कणिकाएं, क्योंकि हीमोग्लोबिन कहां मिलेगा, हीमोग्लोबिन आरबीसी में मिलेगा और आरबीसी को क्या कहते हैं, रक्त कणिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ज्यादा कुछ नहीं है, इतना आपको देखना है। मैं वही चीज आपको बता रहा हूं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन। ठीक है, तो आंतरिक श्वसन में 2 बात आपको ध्यान रखनी है कि जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से, ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन,
अनाक्सी ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा टर्म है, इसे लिख लीजिएगा, ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन। ध्यान रखिएगा, ऑक्सी श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा और इसमें एनर्जी ज्यादा लिबरेट होगी। क्या? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा और एनर्जी ज्यादा लिबरेट होगी। ठीक। दूसरा, अनाक्सी श्वसन, ये ऑक्सीजन के एब्सेंट में होगा और इसमें एनर्जी कम निकलेगी। ठीक है। दूसरी बात, ऑक्सी श्वसन में जो आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा, इसमें H2O बनेगा यानी वाटर बनेगा, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होगा यानी अनाक्सी श्वसन, इसमें एथिल एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल बनेगा। बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में वाटर बनेगा, ऑक्सीजन के एब्सेंट में एथिल एल्कोहल बनेगा। ठीक है। आप चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कई किताबों में इस विषय में नहीं बताया गया है, मैं यहां पे आपको बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही सिंपल वे में आपको बता रहा हूं। इसके बाद इंटरनल जो रेस्पिरेशन होता है, इसके दो मेजर स्टेप होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरे को कहा जाता है क्रेब्स साइकिल। ये दो चीज आपको याद रखनी है, पहले को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरे को कहा जाता है क्रेब्स साइकिल। हम यहां पे आपको उतना ही बताएंगे जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है, केवल उतना देखना है जितना आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है। यहां पे कुछ बात आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? EMP पाथवे भी कहा जाता है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसे ये साइटोप्लाज्म में होता है। कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। अब इसको EMP पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे एम्बेडन मेयरहॉफ पार्सन, ये तीन नाम है, एम्बेडन मेयरहॉफ पार्सन, इन तीनों ने इसे खोजा था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? EMP पाथवे। और ये कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये ऑक्सी और अनाक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन दोनों में पाया जाता है, जबकि जो क्रेब्स साइकिल है ये केवल और केवल ऑक्सी श्वसन में पाया जाता है, ये अनाक्सी श्वसन में नहीं पाया जाएगा। अब चलिए जो मेजर फैक्ट हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। इसके आगे इसको भी समझ लेते हैं। क्रेब्स साइकिल को हेंस क्रेब ने खोजा था और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। अब बहुत ही सिंपल सा स्टेप हम लोग समझेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल टूटेगा और बदल जाएगा पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल में। किसमें? पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल में। ध्यान रखिएगा, ये जब बदलता है तो इसमें 2 ATP लगती है। क्या लगेगी? 2 ATP लगेगी और बनेगी कितनी? 4 ATP। 4 ATP क्या होगी? बनेगी। सिंपल सा यहां से आपसे जो सवाल पूछा जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस में आपको बताना है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है, इसमें 2 ATP लगती है और 4 ATP
बनती है। तो टोटल गेन कितना हुआ, टोटल मिला हमें कितना, 4 में 2 को माइनस कर देंगे, यानी यहां पे यील्ड कितना हुआ, गेन कितना हुआ, 2 एटीपी का। इतना क्लियर है। अब देखिए क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अब उसमें क्या होता है ये समझिएगा। अगर अनाक्सी श्वसन है तो ये प्रक्रिया यहीं पे रुक जाएगी, बट अगर आक्सी श्वसन है तो ये पायरुविक एसिड ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे, क्रेब्स साइकिल में। तो ये पायरुविक एसिड यहां पे आ गया, ये पायरुविक एसिड यहां पे आ गया और ये टूट जाएगा 36 ATP में। कितने में टूट जाएगा, 36 ATP में। ठीक है, देखिए बहुत सारी NADPH2, FAD, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं और वो बता रहा हूं जो जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर क्रेब्स साइकिल में आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल टूट के क्या बना देते हैं, 36 ATP बना देते हैं। फिर से मैं एक बार रिकॉल करता हूं, ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथ भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, इसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है। क्रेब्स साइकिल को हेंस क्रेब ने खोजा था, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। ये पायरुविक एसिड में, इसमें पायरुविक एसिड टूट के 36 ATP में कन्वर्ट होता है। ठीक, आप समझिए, देखिए 36 ATP हमें यहां पे मिला। ठीक, यहां पे हमें कितना मिला था, 4 मिला था, बट 2 खर्चा हो गया था, तो बचा कितना, 2। तो टोटल कितना हुआ, 38 ATP। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि श्वसन उत्पाद कितना होता है, तो आप बताएंगे श्वसन उत्पाद कितना होता है, 38 ATP। सिंपल सी कहानी है, यहां पे ज्यादा आपको कष्ट नहीं होगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत काम आएगा। ठीक है, सिंपल सा है, 4 ATP ग्लाइकोलिसिस में बने बट 2 खर्चा हो गए। तो अगर आपके पास 4 रुपए थे, 2 खर्चे हुए, तो बचा कितना, 2 रुपए। अब यहां पे कितना मिला, 36। और अगर हम बोलें कि टोटल इस प्रोसेस में कितना मिला, तो 36 और 2 38, यानी 38 ATP हमें मिला, और यही क्या कहलाएगा, श्वसन उत्पाद कहलाएगा। चलिए, ये ओवरऑल मैकेनिज्म के बारे में था, ये हमने समझ लिया। अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा बना लीजिएगा इसे। यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है, उसको समझ लीजिए, फिर आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा पॉइंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, जिसको कहा जाता है RQ, रेस्पिरेशन कोसेंट, श्वसन गुणांक। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि श्वसन गुणांक होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, श्वसन गुणांक में CO2 उत्पादित, मैं बहुत सिंपल वे में आपको बता रहा हूं, और O2 खपत, यानी किसी भी चीज को जलाने में, ऑक्सीडाइज करने में, है ना, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है और कितना ऑक्सीजन खपत हो रहा है, इसी के रेशियो को हम लोग श्वसन गुणांक कहते हैं। सिंपल सा। अब यहां पे कुछ चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। बेसिक जो आपका फूड मटेरियल होता है वो क्या क्या होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, और तीसरा फैट। तो इन तीनों का आपको RQ याद रखना है, इन तीनों का RQ आपको याद रखना है। तो कोई अगर पूछे
तो इसका RQ 1 होता है, ये RQ है, इसका RQ 1 होगा, इसका RQ जो होता है, इसका RQ इसका होगा 0.9 और फैट का जो RQ होगा वो 0.7 होगा। ये 3 का RQ आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट का 1, प्रोटीन का 0.9 और फैट का 0.7। ठीक, अब कार्बोहाइड्रेट का RQ 1 क्यों है? क्योंकि जितना ऑक्सीजन खपत होगी उतने CO2 बनेगी, इसीलिए अगर 1-1 करेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 20 CO2 उत्पादित हुई, 20 मॉलिक्यूल्स, तो 20 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का भी खपत हुआ, तो 21 जा 20, यानी रेशियो कितना आया? 1। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, मैंने आपसे एक बार कहा था कि एनर्जी प्रोडक्शन जो होता है वो प्रोटीन ज्यादा देती है कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा। यहां पे आपको एक बात याद रखनी है कि RQ जिसका कम होगा एनर्जी वो ज्यादा देगा, RQ जिसका कम होगा एनर्जी क्या करेगा? ज्यादा देगा। तो यहां पे सबसे कम RQ किसका है? फैट का है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा? फैट देगा। उसके बाद प्रोटीन का RQ कार्बोहाइड्रेट की RQ से कम है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट कम एनर्जी देगा और प्रोटीन ज्यादा एनर्जी देगी। ठीक है, आई होप कि ये सारा जितना मैंने आपको बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए, सरफेशियल वे में पढ़ना एक अलग चीज होती है, हम छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ लिए, बट वहां पे क्या होता है हम कोरिलेट नहीं कर पाते। ध्यान रखिएगा, मैं कोई स्पेशल बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूं, ये टोटली जनरल बायोलॉजी है, 10वीं तक का मटेरियल है। ठीक है, और यहीं से सिलेक्शंस होते हैं। आप फिर बाद में वही बाहर निकल के कहते हैं एग्जाम के बाद कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया था। बिल्कुल नहीं, ये 10वीं का सिलेबस है, आप 10वीं की बुक उठा के देखिए, ये सारा कुछ आपको उसमें मिलेगा। तो मैं बिल्कुल भी सिलेबस से बाहर आपको नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल सिलेबस के अंदर की चीजें हैं। अगर मुझे बाहर का बताना होता तो मैं क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के सारे स्टेप बताता, उनमें कितने एंजाइम कंज्यूम हो रहे हैं, ये सब बताता, बट ये आपका सिलेबस नहीं है। जितना आपका सिलेबस है उतना मैंने आपको बता दिया। तो प्लीज अब इसमें भी इंपॉर्टेंट सर्च करने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, जितना मैंने बताया उसे कवर करिए, आपका सिलेबस बहुत अच्छा कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे और उस वीडियो में जो टाइटल होगा वो होगा एक्सक्रीशन सिस्टम, क्योंकि हमने खा लिया, पचे हुए भोजन को पूरे शरीर में पहुंचा दिया, उसका ऑक्सीडेशन भी कर दिया, उससे एनर्जी भी लिबरेट हो गई। अब जो मटेरियल अपशिष्ट के रूप में पड़ा है, वेस्ट मटेरियल के रूप में पड़ा है, उसे शरीर से बाहर निकालना भी जरूरी है। इसीलिए अगले वीडियो में हम लोग एक्सक्रीशन चैप्टर के साथ मिलेंगे और समझेंगे कि आखिर उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ठीक है, इस समय जो पेंडेमिक चल रहा है कोरोना, उससे थोड़ा सा अपना बचाव करिए, क्योंकि बचाव ही इसका उपचार है। ठीक है, चलिए, सुरक्षित रहिए, अपने स्टडी को बेहतर करते रहिए। थैंक यू सो मच।